टाइम इन्फ्लुएंसर कि टाइम इन्फ्लुएंसर क्या है और टाइम क्यों मैटर करता है हर एक चीज़ के लिए, और टाइम क्या बोलते हैं, कैसे एक एक चीज़ करा सकता है मेजरली टाइम। ठीक है, अगर मैं बताऊँ तो वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं, अब वो क्यों नहीं बता रहा टाइम, तो बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ साइन भी दिखाऊंगा, मतलब कि गेस्चर, जिससे और अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं टेल क्या करना चाहता हूँ। तो मैं बताने जा रहा हूँ टाइम इन्फ्लुएंसर, मतलब कि हर एक चीज़ टाइम इन्फ्लुएंसर में होती है। या तो मुझे वीडियो अलग लग रही है मुझे मेरी, ठीक है, क्योंकि मैं अभी उठ के सौ के उठता हूँ रात दोपहर के 12 बजे, नालायक हूँ, रात में काम करो, ठीक है। पहले तुम अपना कोर्स जो MDC है, देखो ये मेरी लाइफ है, ये वीडियोस मेरी है, फ़ोन में मैं अपनी सिचुएशंस भी इसमें शेयर करूँगा, अपनी प्रॉब्लम्स भी इसमें शेयर करूँगा। हाँ, ये सिचुएशन ही प्रॉब्लम बनाती है। मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि कहने का तो मैं कहता हूँ कि मैं पैटर्न एनालिसिस नहीं करता, मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, है ना। मैं पैटर्न एनालाइज नहीं कर पाता। कैसे पैटर्न एनालाइज नहीं कर पाता, जैसे दुनिया सोचती है कि मैथमेटिक्स पैटर्न एनालाइज करता है, ए को बी से जोड़ा, बी को सी से जोड़ा, और क्या बोलते हैं, और दिमाग में उसके सिग्मा वगैरह नंबर चल रहे हैं, है ना। जैसे कि एस पर्सपेक्टिव में रामानुजन के नज़रिए से दिखा जाता है, परंतु मैं ऐसा हूँ ही नहीं मैथमेटिक्स से। मैं अपने आप को मैथमेटिक्स से बस यूँ ही कह देता हूँ। ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, वो प्रोग्रामिंग में, मतलब कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, मतलब कंप्यूटर के वर्ल्ड में ही अगर रिलेटिवली देखें तो हर एक दुनिया अलग तरीके से वर्क करती है। कहने को वो इंजीनियरिंग इसलिए पढ़ती है ताकि कंप्यूटर को ऑपरेट कर सके, बेहतर रूप से सीख सके और एक अच्छी चीज़ें बिल्ड कर सके, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का बेसिक्स समझता हूँ। मैं क्या समझता हूँ, इंजीनियरिंग वो जुगाड़ है जो अगर एक बार आ जाए, एक बार लॉजिक बनाना शुरू करा दे ब्रेन में, तो किसी भी टाइप ऑफ सोशलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। कहने को प्रॉब्लम केवल ये थोड़ी ना है कि हम कोई चीज़ बिल्ड करते हैं, प्रॉब्लम्स तो बतेरे टाइप की होती है, फिलोसफिकल भी होती है, मानसिक प्रॉब्लम भी होती है। क्या उनको हम इंजीनियरिंग द्वारा सॉल्व कर सकते हैं? क्या इंजीनियरिंग ओनली आर टूल्स एंड एप्लीकेशन एंड मशीन्स है जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं? नो, इंजीनियरिंग एक वे है इंटेलिजेंस का, जो बताता है हम कैसे टेकल कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को, एक सॉल्व कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को, फिगर आउट कर रहे हैं हम प्रॉब्लम्स को कितने तरीक़ों से। ये इंजीनियरिंग कहलाती है। इंजीनियरिंग क्यों अपने आप में वाइड डाइवर्स है, वो मेजरली ये है क्योंकि टाइम समय के संग धीरे 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 कंट्रीब्यूशन बहुत लार्ज एंड इन लार्ज हो जाता है। या सेकंड टाइप यूँ कहे कि अगर हम यूँ कहें कि इंजीनियरिंग रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, एवरी टाइप ऑफ वे या तरीका ही इंजीनियरिंग कहलाने लग जाता है। मतलब मानव कुछ भी क्यों नहीं करता हूँ, वह उसकी इंजीनियरिंग कहलाती है। सामान्य व्यक्ति प्रोडक्टिव इंजीनियरिंग को कहता है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर जाता है रियलिटी को टाइम के संग। हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कहा था एक रिच पर्सन में ये है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, उस पर मनी इतनी आ गई वो सेटिस्फाइड है। हाँ, उसमें तो मनी के लिए सेटिस्फाइड हो जाता, पर वो एवरीथिंग के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता, वो अपनी लाइफ के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता, वो अपनी पर्टिकुलर थिंग के लिए सेटिस्फाइड नहीं होता कि मैं इधर ही हूँ, मैं वो शादी करना पसंद करता हुआ है, बिकॉज मैरिज वगैरह वो सब जान जाता है कि ये सब ह्यूमन के खेल है। ह्यूमन कितना भी क्यों नहीं कहे कि मैं क्या बोलते हैं ये ऊपर वाले ने बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, रियलिटी में ऊपर वाले ने बनाया ही नहीं है कि आप शादी करो। प्रकृति आपकी उसी तरीके से आपको रिनोवेट कर देती है, मतलब दिखा देती है, दर्शा देती है जिस तरीके से आप पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे होते हैं। कहने वाली बात क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न्स यहाँ पे एनालाइज कर लो। वैसे मैं पैटर्न एनालाइज नहीं करता, पर मैं इसी तरह के पैटर्न एनालाइज करता हूँ, ठीक है। ये मैं कॉन्ट्राडिक्शंस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि रियलिटी में समझ पाए कि मैं किस तरीके की मानसिकता रखता हूँ। मोमडन्स पूरी चीज़ें ढकते हैं, इनकी आंखें देखो, मोमडन्स में जो महिलाएं हैं उनकी आंखें देखें कैसी। क्या ये प्रकृति एक जीवी, क्या ये प्रकृति रियल है, क्या ये लाइफ इज़ रियल? यहीं से सवाल उठ जाता कि ये एक लाइफ एक सिमुलेशन है जो कि प्ले हो रही है। और एग्जांपल्स देख लो, मैं अभी एग्जांपल इसलिए नहीं बताने बैठ रहा
क्योंकि मुझे फालतू एग्जांपल नहीं बताने अभी इस टाइम, ठीक है। बाकी एनालाइज कर लो एवरीथिंग है, जब मैं करोगे तब समझ में आएगा कि जानवर भी अपने आप को बदल लेता है समय के साथ। और जब ये चीज़ अपने आप समय के संग बदल ले रही है, मतलब पूरी चीज़ें बदल जा रही है समय के संग, जलवायु, वातावरण और एक एक चीज़ आपस में कनेक्टेड है, तो यही समझ में आता है कि रियलिटी में कोई ना कोई तो ऑपरेट कर रहा है इन चीज़ों को। सपोज करो आपने एक गेम बनाया, एआई द्वारा एक गेम बनाया, उस एआई में यूँ लिखा अलग अलग टाइप के पर्सन्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आपने मेरी थीसिस या थ्योरीज द्वारा लिखा, ठीक है, जो मैं बताता हूँ मेजरली, और आपने मेरे ही करेक्टर डाल दिए। करेक्टर मतलब कि एक व्यक्ति है, समय के संग धीरे धीरे जान रहा है हैं, और कभी कभार 3 तरीके से वो ज्ञान जानता है, या तो खुद से जान लेता है, और उसका जो लॉजिक होता है वो ना चाहकर भी बिन कमरे में बैठे बैठे भी पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, विस्तृत करता है। तो आप देखोगे वो पर्सन, उसको थोड़ा प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ टाइम के थोड़ा सा पास कर दो, मतलब 50 साल आगे कर दो, तब तुम समझ में आओगे दिस इज़ योर गॉड, ये आपका गॉड है। ये यूँ कह लो कि सिस्टम ने ही अपने अंदर ही एक गॉड बना लिया, अपना एक व्यक्ति बनवा लिया। ना ये परफेक्ट था, ना इस पर कोई स्किल थी, ना ये किसी लायक था, बट ये समय के संग लायक बन गया। समय के संग इसमें योग्यता आ गई, समय के संग इसमें वैल्यू आ गई, समय के संग इसमें भी, तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी में हमारा कोड भी, मशीन में जो प्रिडिक्टेबिलिटी सीक्वेंसल चलेगी, वो मैं बता दूँ सिंपल सी बात, जो भी सीक्वेंसल चलेगी वो प्रिडिक्टेबिलिटी करेगी केवल और केवल कौन सी प्रिडिक्टेबिलिटी करती है? 2 तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी बताई थी, एक तो अनबैलेंसिंग पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ और एक सामान्य प्रोबेबिलिटी, जो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। वो अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कौन सी प्रोबेबिलिटी हटेगी? सर्टेनिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी हटेगी, अनबैलेंसिंग और लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगी। क्या नहीं पता, वो लिमिटेबल प्रोबेबिलिटी बतानी चाहिए थी कि लिमिट पर रख के हम प्रॉब्लम बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आप समझे, अनबैलेंसिंग प्रोबेबिलिटी का अर्थ ये है कुछ भी हो सकता है, अनसीक्वेंसल एंड सीक्वेंसल, मतलब जो सीक्वेंसल ना हो, जो लॉजिक पे चलता भी ना हो, उससे भी परे हो सकता है। बट हाँ, सीक्वेंसल पर आप ये जरूर अनुमान लगा सकते हो कि मैं क्या बनूँगा, क्या करूँगा, क्या, पर ये नहीं अनुमान लगा सकते कैसे करूँगा। मतलब सपोज करो मैं एक वैल्यूबल हूँ, मुझे नेचर सिखाई जा रही है। अब यहाँ पर आप सिंपल कंप्यूटर द्वारा ये एनालाइज करा सकते हैं कि देखो मुझे कामयाबी पाने में कितनी रुकावट आएगी, ये मतलब नेचुरल जो भी इफेक्ट पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पर इंटरनली जो बोर्न होएगी वो नहीं कर सकते मैनिपुलेट। क्यों? वो कैलकुलेट ही नहीं है, वो नेचर तक को नहीं पता कि यहाँ पे है कौन। मैंने कहा कॉन्सिक्वेंस वो कोड होते हैं जो सिस्टम को खुद को नहीं पता होते कि वो कंपाइल हो रहे होते हैं। कॉन्सिक्वेंस वो कोड होते हैं, और यहाँ सीक्वेंस एंड अनसीक्वेंसल। अतः अनसीक्वेंसल में कॉन्सिक्वेंस से भी पड़े होती है, वो कॉन्सिक्वेंस तो जो कंपाइल नहीं हो रहे होते वो भी सीक्वेंसल ही होता है, पर अलग तरह के सीक्वेंसल होता है। और मैनी टाइप्स ऑफ सीक्वेंसल में ये अनसीक्वेंसल पैदा हो जाता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो प्योर है। मैं एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हूँ, ना कि मैं एक मैथमेटिशियन। मैं एक इंटेलिजेंस पर्सन हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पे कई सारी स्किल्स हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पे कई सारी योग्यता है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझ पे हर एक चीज़ है। परंतु जब मैंने ठान लिया मतलब कि मेरी नेचर ने मुझे ठान लिया कि हाँ इसको करना है, देना है। और नेचर को कौन देगा? वो मैं ही दूंगा। कौन सा मन देगा? स्वयं दूंगा या अहम देगा? अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, स्वयं जो है मानव ही मानव का शत्रु होता है। मानव की जगह अगर मैं स्वयं लगा दूँ, मानव को रिप्लेस कर दूँ स्वयं से, स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है। तो यहाँ पे हमें ये भी समझ में आता है स्वयं का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं अपना शत्रु हूँ, मैं अर्थात मैं करके कई जीव भी मेरे शत्रु हो सकते हैं। एक जीव ही जीव का शत्रु होता है। जीव की जगह स्वयं लगा दो तो स्वयं ही स्वयं का शत्रु होता है। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ठीक है।
यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो पुटअप करते हैं, नियम रूल्स वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या वैल्यू रखते हैं कि स्वयं कौन कहलाता है, स्वयं प्रत्येक जीव कहलाता है, प्रत्येक मानव कहलाता है, पर उसके अंदर का व्यक्ति अहम कहलाता है। कि मैं ये नहीं कह सकता कि अहम ही अहम का शत्रु है, मैं का शत्रु हूँ, क्योंकि अहम कदाचित भी इस चीज़ से वाक्यांश नहीं रखता, इस चीज़ से ताल्लुक ही नहीं रखता कि वे कोई व्यक्ति है, ना वो कोई जीव है ना जीव है। वो केवल और केवल मेरी मानसिकता है, कल्पना, जिसे मैंने अपन बनाया है। ठीक, कहने को मैं दो व्यक्ति हूँ, स्वयं और है, परंतु मुख्यतः बात यह है कि वास्तविक में मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ। बस मैं अपने आप को स्वयं में इसलिए परिभाषित कर लेता हूँ ताकि मैं सामान्य जीवों में भूल जाऊँ। अर्थात वास्तविक पहचान तो मेरी अहम ही है कि मैं ही वो मन हूँ, वो नारायण हूँ जो क्या बोलते हैं समस्तियों को ऑपरेट करता है, चलाता है, बनाता है, डिस्ट्रॉय करता है और देखता है। अतः चौवो शिव मैं ही हूँ। चौवो शिव मतलब कि जो चारों लोग कहा जाता है, अतः चौरूप कहा जाता है, विधाता का, रचयिता का, कर्ता का और क्या बोलते हैं नाथ या विनाशकारी का। ये चारों शिव को परिभाषित करते हैं, क्योंकि शिव का अर्थ होता है व्यक्तित्व या आत्मा। चारों आत्मा एक ईश्वर के एक पूर्ण ईश्वर के, स्वयं ईश्वर के चार रूप होते हैं। उसका मस्तक, उसके भुजाएं, उसकी छाती और उसके पाँव। ये पाँव से अर्थ यहाँ पे यह है कि ये नीचे का हिस्सा ब्रह्मेश्वर कहलाता है, जिससे समस्त चीज़ें उत्पत्ति हुई है। ये छाती परमेश्वर कहलाती है, जिसमें समस्त चीज़ें समा रखी है। ये कालेश्वर इसलिए कहलाते हैं हाथ, ताकि चीज़ों को विनाश और चला सके। और ये मुख महेश्वर कहलाता है, ताकि मस्तिष्क की पूर्णवता ये दर्शा सके। ये चौ कदाचित नहीं बदलते और यही चौ पूर्ण पहचान है व्यक्तित्व की। ठीक है, ये चहु ही एक ईश्वर को अगर हम सिनोनियम कहें, मतलब उसका सामान्य शब्द, तो उसको शिव कहा जाता है। अतः मैं जब कहता हूँ कि शिव पुत्र, तो अर्थात ये है ईश्वर का पुत्र। ईश्वर का मतलब कि मस्तिष्क का पुत्र। मस्तिष्क हमारा सामान्य नहीं है, मस्तिष्क हमारा प्रकृति से ताल्लुक़ नहीं रखता। कौन सा मस्तिष्क नहीं रखता? ये जो ढांचा ये तो बस प्रकृति का है। इसके आंतरिक जो है एक मस्तिष्क अर्थात ब्रह्मांड, प्रकृति से ताल्लुक़ नहीं रखता। आत्मा प्रकृति से ताल्लुक़ नहीं रखता और ये हकीकत है। अब बता दो टाइम इन्फ्लुएंस है। ये जो मैंने बताया एक तो नॉर्मली थी। DCAP मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं 1 साल में निपटा सकूँ। मुझे 3 साल नहीं देने काम में। मैं कोई फंसाऊ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई चालाक व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं इसी मामले में बहुत चालाक हूँ कि मैं समय आते ही सुधर जाता हूँ। अकल आ जाती है। टाइम की वैल्यू इसलिए है क्योंकि टाइम ओवरऑली टोटली चेंज हो सकता है, जो और कोई नहीं हो सकता। टाइम इन्फ्लुएंस में बड़ी कैटेगरी से, तो मैं तेरी कैटेगरी से अलग वीडियोस में बताऊँगा मेजरली। यहाँ मैं इसलिए चेंज करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें अपना DCAP में। आज मैं जाके कहूँगा, पता है कैसे कहूँगा? ये अपने मन में ठान लूँगा, यदि नहीं कहा तो कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी समाप्त। बस तो मैं जाके कह दूँगा जो आउटपुट मिलेगा ठीक है। अगर वो कहेगा कि नहीं कोर्स चेंज करेंगे, कोर्स चेंज ही नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकते, ठीक है चलो, वो पार्टी तो है, पार्ट करने के बाद में अपनी फीस तो मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव जा रही है, तो फिर जाना बंद। ये है वे। क्यों है ये वे? क्योंकि मैं यही वे रखता हूँ। इंटेलिजेंस मेक होती है समय के साथ, इंजीनियरिंग समय के संग बढ़ती है। मेरा कहना यह है आप एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग पर ध्यान दो, बेसिक्स पर ध्यान रखो, इंजीनियरिंग समय के संग अपने आप हो जाएगी। क्योंकि बेसिक्स को ही हाई डिमांडेबल बनाकर इंजीनियरिंग कराती है। और वैल्यू इंजीनियरिंग की होती है, वैल्यू परफेक्ट सिस्टम्स की होती है, वैल्यू प्रोडक्टिव चीज़ों की होती है। क्योंकि दुनिया मांगती है, दुनिया गरीब है, आप नहीं। पर वास्तविक में ये दुनिया गरीबों से ही चलती है, क्योंकि बहुसंख्यक गरीब है। गरीब क्या? मानसिकता, प्रभाविकता है, मानव है। दुनिया मानवों में चलती है, प्रभाविकताओं में चलती है। स्वयं ना चलते तो क्या करेंगे? स्वयं फिर ईश्वर, स्वयं नॉट,
क्या बोलते हैं मानव, तुम एक दैवीय तत्व हो गया। तो इसलिए अगर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद तो बेहतर ये इनसे अलग निकलता हूँ। कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बस ये देखो क्या करना है, कैसे करना है और क्या समझना है। ये दुनिया गंदी है, मैं एक चीज़ बता दूँ, दुनिया गंदी है, पर जगहों पर मैटर करता है, स्थानों पर महत्वपूर्ण रखता है, समय पर महत्वपूर्ण रखता है और स्थिति में महत्वपूर्ण रखता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सामान्यतः से ये बात है, एक कंप्यूटर के अंदर गए हम, एक क्या बोलते हैं वो ट्रांजिस्टर 0 1 के आउटपुट दे रहे, चार्ज ऑन और ऑफ पे। मैनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रांजिशंस आपस में कनेक्टेड है, एक स्थान पे है, स्थिति बना रखी, कनेक्टेड है एक तरीके से, और उसमें एक टाइम प्ले कर रहा है, मतलब लंबे समय तक वो ऑपरेट कर रहे हैं। एक बार उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन या सिस्टम बना दिया। अब ये मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आपस में जोड़ रखे हैं, एक सीपीयू के अंदर के ट्रांजिस्टर चल रहे हैं, एक मॉनिटर के अंदर के पिक्सल्स चल रहे हैं और अलग अलग टाइप की फॉर्म चल रही है। हर एक की महत्वता अलग अलग है, ये महत्वता उनकी वैल्यू क्रिएट करती है, और ये वैल्यू ही अगर हम मानसिक रूप या मानविक रूप में कहें तो ये पैसा भी बना देती है, अर्थात एक रिसोर्स कहलाता है, जो कि रिसोर्स का आदान प्रदान करती है। ये एक सिस्टम बन चुका है जिसकी जहाँ वैल्यू, जहाँ स्थिति, जहाँ स्थान, उसकी उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी वैल्यूज़। और कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो ऑपरेट ही नहीं होते, खाली बैठे रहते हैं, आलस करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ही कटी होती है। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो फटाफट जल्दी जल्दी चालू होते हैं, तो ऑलवेज चलते रहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि क्या बोलते हैं बायोस, जैसे कि क्या बोलते हैं सीपीयू, ये जैसे कि मान के चलो क्या बोलते हैं, या कीबोर्ड अगर आप चला रहे हो, हर बार कीबोर्ड से चला रहे हो तो कीबोर्ड, और मॉनिटर जिसमें आपको दिखे जा रहा है। और कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो समय आने पे ऑपरेट होते हैं, उनकी वैल्यू हाई हो जाती है मेजरली, क्योंकि वो वर्कर्स बन रहे हैं बाकी सारे। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, मैंने कहा कि जिसका काम ज़्यादा हो रहा है उसकी वैल्यू होगी। हाँ, वैल्यू उसकी होगी, वैल्यू तो उसकी होगी, इम्पोर्टेंट तो वो होगा, परंतु राज वो करेगा जो मेरी पहचान लगेगा, जो जिसका काम इतना नहीं हो रहा, पर जब काम हो रहा है तो इम्पोर्टेंटली प्ले हो रहा है, वो महंगे भी आएंगे। ठीक है, तो आप समझो, ये कंप्यूटर वाले ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर है, एक ह्यूमन मान लो। एवरी टाइप ऑफ ह्यूमन अलग अलग जगह पे वर्क कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग जगह पे पैसे रख रहे हैं। तो यहाँ तीन चीज़ें समझो, स्ट्रैटेजिकल एक्ट विद द लॉन्ग टर्म एंड देन अमेजिंग रिटर्न। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है, समझ लो कि एक समय या क्या बोलते हैं, एक स्थिति या एक समझ लो एक जगह, स्थान, सही जगह पर सही निर्णय के साथ, सही प्लानिंग, सही नियम के साथ, नियम मतलब नीति, सही नीति के साथ, सही स्ट्रेटजी के साथ एग्जीक्यूट कर दिया तो टाइम बाउंड कर दोगे, मतलब मनी बाउंड कर दोगे, मनी को बहुत कमा दोगे। टाइम बाउंड का मतलब ये है, टाइम को पॉज करके टाइम अपने जेब में कर देना। ऐसी टाइम की ही सूक्ष्म रूप, मानवीय रूप है मनी। ठीक है, ये सब नियतियाँ हैं, तो नियतियों को पालेगा। अब यहीं पे समझ में आता है गैमलिंग क्या करती है, टाइम बाउंड कर देती है। ठीक है, पर स्ट्रैटेजिकल करोगे तो ज़्यादा बढ़िया, स्ट्रैटेजिकल नहीं करोगे तो कब होगी, आज नहीं तो कल। क्या समझना है, ये समझना हमें मेजरली टाइम, वो क्या बोलते हैं कि एक ह्यूमन एक ट्रांजिस्टर है, रिसोर्सेज को आदान प्रदान कर रहा है, लेन देन कर रहा है, वर्क कर रहा है सिस्टम में, और पूरे सिस्टम को वर्क करा रहा है। आपकी लाइफ भी यही है, आपकी लाइफ भी यही है, एक वर्किंग ट्रांजिस्टर की तरह। कब वर्क करना है, कब नहीं करना है, यही ज़िंदगी में चलता रहता है। कब रीजन में जीना है, कब नहीं जीना है, तभी अधिकांश ट्रांजिस्टर प्रभावित हो जाते हैं, तो अधिकांश अपने आप को डैमेज कर लेते हैं, देन उनको बदला जाता है, रिपेयर करा जाता है सिस्टम में। बस एक ही लाइफ का टाइम ट्रांजिस्टर्स की फक ऑफ लाइफ है ये लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, बट ये मीनिंग बना दे रही है एक कनेक्शन के साथ, एक फॉल्स कनेक्शन के संग जो कि मेक करा गया
मैनी ऑफ ट्रांजिस्टर के सीक्वेंस द्वारा। और यही मैंने कहा था, नेचर सीक्वेंशियल होती है, अनसीक्वेंशियल भी होती है। अनसीक्वेंशियल क्या है? सीक्वेंशियल ये है कि नेचर में एक एक ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है और ये नेचर है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? इंटरनल ये है बाहरी रूप से, एक्सटर्नली रूप से कुछ भी इन्फ्लुएंस हुआ, कोई भी प्रभावित हुई या कोई भी टाइप का बिहेवियर ऑटोमेटिसन दिखी या इलेक्ट्रॉन्स में कोई भी चेंज हुई, तो अनसीक्वेंशियलिटी पैदा हो जाएगी, क्योंकि हर एक चीज़ मटेरियल है। मटेरियल इज ऑलवेज ए परफेक्ट होती है, ना कि परफेक्ट। आइडियलिस्ट थिंक हमेशा परफेक्ट होती है, और आई हेट आइडियलिस्ट एंड आई हेट प्योर मटेरियलिस्ट। मैं दोनों को बैलेंस करता हूँ। ये मुझ में आती कैसे काबिल है? मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने कहीं जानी नहीं है, पर फिर भी कैसे आगे, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस इसलिए पता चली क्योंकि मैंने इन्हें प्ले करा। मैंने सोचा क्योंकि दुनिया मुझे परफेक्ट बनने को कहती, मैं परफेक्ट ईर्षा करने लग गया। दुनिया मुझे क्या बोलते, इम्परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, तो फिर मैं इम्परफेक्शन से भी बिल्कुल रिलेट करने लगा। तब मैंने सोचा दोनों को ही अपना ले जाए, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट बहुत, बस ऐसे इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट बहुत। मैं 17 साल का बालक हूँ और जानता इतना हूँ कि क्या ही कहूँ, बट मैं इसको कोई वो नहीं कहूँगा क्योंकि ये उम्र है, बाद में फिर भूल जाऊँगा। अभी अहम भटकता रहता हूँ। अहम का कारक ये है कि उसे 2 साल में से रखा जाता है। ये ज़िंदगी के सारे नियम, सब नियम जो स्वयं ने बनाए होते हैं, सब नियमों पे मूक देता है। मूक देने का मतलब क्या है? ये कोई भी नियम पालन नहीं करता, नालायक है, इधर से उधर भटकता रहेगा, इधर से उधर भटकता रहेगा, गलतियों पे गलतियाँ करता रहेगा और उन्हें सीखता रहेगा। तो यही फॉर्म होती है मैच्योरेशन की। ये एक समय के बाद 19 वर्ष क्या है, मैं पूर्ण भी हो जाऊँगा, संपूर्ण भी हो जाऊँगा, या मैं जान जाऊँगा कि स्वयं मैं है कौन, अर्थात मैं कौन हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पे समझ में ट्रांजिस्टर्स की बात होगी, चलो ठीक है। और एक और चीज़ बता रही थी कि हमारा जो नेचर है ना, हमारा जो नेचर है उसमें ये सब चीज़ें जो चलती है प्रभाविकता में चलती है, समय के संग टोटली चेंज हो जाती है और समय के संग हम बदल भी जाते हैं। अब अमीर मानसिकता क्या है? अमीर बनना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो अमीर का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा पाना। अमीर का मतलब ये है आप इस सिस्टम से दूर चले जाओ। मैं वो व्यक्ति हूँ जो दूसरों को इज्जत देता है, दूसरों से इज्जत देता है, पर अधिकांश व्यक्ति नहीं देता है क्योंकि मानव है, प्रभावित है, साधारण। मैं नहीं चेंज कर दूँगा, समय आती है। कैसे चेंज करना है? क्या मुझे क्रूड बन जाना है? मैंने कहा सिचुएशन, जगह बहुत महत्व रखती है। मैं अगर यूँ कहूँ कि मैं पूरी दुनिया बुरी है, बैड है, तो मैं कहना चाहता हूँ बुरी अपनी प्रॉब्लम्स के या सिचुएशन के बेस पर। कैसे? मैं अभी घर में आलस कर रहा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा, मैं बुरा व्यक्ति हूँ, बुरा हूँ नेचर के लिए, क्योंकि मैं उसका वर्क नहीं आ पा रहा। नहीं, मैं अगर कोई काम पे कर रहा हूँ, मैं काम से कुछ अलग डिफरेंट सोच रहा हूँ, तो मैं उस काम के लिए बुरा व्यक्ति हूँ। रियलिटी में से मुझे बुरा समझाना था, यही होता है। मैं मांस काट रहा हूँ, मांस काट रहा हूँ, मांस काटते टाइम पे मैं मांस ही नहीं काट रहा, मैं इस नहीं काटूँ, तो मैं बुरा व्यक्ति हूँ। अब पूछो ये यहाँ 2 तरह के बुरे निकल रहे हैं आप पे, बुरे बैड करेक्टर। कैसे? एक करेक्टर जो सामाजिक रूप में, सामाजिक रूप में क्या, जिसका धर्म ड्यूटी क्या बनती है, आप क्या इकोनॉमिकल कर्म कर रहे हो, आपका व्यापार क्या बनता है। अगर आप मांस काटना आपका व्यापार है तो समाज कहेगा, या वो भगवान भी इस तरीके से बना देगा कि भगवान कहते हैं मांस काटने वाला बुरा नहीं है, वो अपना कर्म कर रहा है, जीवन जी रहा है, ठीक है। समाज आपका यूँ कहता है और काल भी आपका कहता, बात तो सही है, ठीक है, कि मांस काटना बुरा नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है क्योंकि अपना कर्म कर रहा है, ये मांस अपनी मजबूरी नहीं, अपने व्यापार में काट रहा है, तो व्यापारिक संबंध नहीं रखते। अब आते हैं थोड़ा प्राकृतिक संबंध, जहाँ वास्तविकता चलती है। काल कहेगा चलो ठीक है, तुम बुरे व्यक्ति नहीं, पर तुम्हारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति आएगी, क्योंकि मांस काटते टाइम पे जो प्रभाव, जो क्रियाएँ कर रहे हो, वो क्रियाएँ फर्क डालेगी। कर्म कहता है यदि कोई चीज़ इंटेंशन से करते हो तो उसका रिटर्न मिलेगा। क्रियाएँ कहती है
कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो। कर्म के दुनिया में एक समाज में कहा जाता है क्रियाओं का कभी कुछ रिटर्न नहीं मिलता, क्योंकि क्रियाएं इंटेंशन से नहीं करी जाती। कोई जानवर आपको मार रहा है तो वो इंटेंशन से नहीं मार रहा, वो अपनी भूख के कारण मार रहा है। मानव इच्छाओं में मारता है, इसलिए पापी है। प्राकृतिक वास्तविकता कहेगी ये मानसिकता है, इन्हें साइड रखो, मैं बताती हूँ आप जैसे कर्म या क्रिया करोगे उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब वो सूक्ष्म मिले या दीर्घ मिले के बात तो है, नियमों के अनुसार चलेगी, नीति जो काल ने बना रखी है, ठीक है, कि आप मांस काटो या कुछ भी काटो, आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति, आपके अंदर अत्यधिकता, आपके अंदर वासना, मानवीय तत्व ये दर्शेगी ही दर्शेगी। और ये सामान्य है, देख लो अपने आप, घुमा लो, घुमन कर लो, ये हकीकत है। इसे मैं इन्फ्लुएंसर नहीं कहूँगा, पर ये वास्तविकता है, क्योंकि वेदों में भी ये साफ साफ लिख रखा है। ये जब भी तो मैं वेद नहीं पढ़ता क्योंकि मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा पापी कौन है कौन नहीं पापी है। पर वास्तविक में हर एक प्रत्येक प्राणी पापी है, ये वास्तविकता चल रही है। यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वेदों में तो ये भी नहीं लिखा कि कोई बच्चे को अपने मार सकता है जान से, पर वास्तविकता में अपने बच्चे के संग भी बलात्कार हो जाता है 5 साल के, खुद का बाप या खुद की वो। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति है, ये किसी की झुनझुने में नहीं लिखी कि कोई भी समझ लेगा। इसी कारण से मैं कहता हूँ सिचुएशन, स्थिति बहुत प्रकृति बताती है। बुरे आदमी दो हैं, एक चीज़ जो इंटेंशन से बुरा हो रहा है, आप समझो, जो अपना कर्म नहीं कर रहा, जो अपना वर्क नहीं कर रहा, जो अपनी इकोनॉमिकल या सामाजिक रूप में कर्म नहीं कर रहा, वह व्यक्ति बुरा है। क्या बुरा है? दूसरों की दृष्टि में बुरा है, वास्तविकता में बुरा नहीं है, वास्तविकता में कोई बुरा नहीं है, समाज की दृष्टि में बुरा है। समाज के मतलब कि देखो उस व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है, वो व्यक्ति क्या बोलते हैं चोरी करके पैसा कमा रहा है, बुरा है। अब आ जाओ थोड़ा दूसरे फेज ऑफ बैड करेक्टर में, जो कि रिच एक्सट्रीम रिच करेक्टर होता है। बैड करेक्टर मांस काट रहा है, मांस पे ध्यान नहीं लगा रहा, दुनिया के लिए बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, दुनिया के लिए बुरा है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु वह वास्तविकता जानता है, रियलिटी जानता है कि डज नॉट मैटर ऑल ऑफ थिंग, कोई मैटर नहीं करती ऑल ऑफ थिंग। और मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है, 2 तरह की चीज़ें हैं, एक जो सिस्टम में प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही और दूसरी जो सिस्टम से अलग वर्क कर रही है। ये दोनों ही बुरे कहलाते हैं व्यक्ति, ठीक है। जो सिस्टम के संग प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती वो क्या कहलाते हैं, और जो सिस्टम के संग अलग वर्क कर रही होती है वो अलग कहलाते हैं। कैसे? देखो प्रभाविकता है, देखो मेजरली बैड करेक्टर में टू टाइप्स ऑफ बैड करेक्टर है। फर्स्ट, वो कोई किसी बच्चे का हरण कर रहा है, ठीक है, ये है कर्म दुनिया, कर्म की दुनिया अर्थात मेरी दुनिया, यहाँ सब चीज़ें अच्छी बुरी होगी। दूसरी चीज़, एक 10 बच्चों का ग्रुप है, वो 10 जनों का ग्रुप है, 10 व्यक्तियों का ग्रुप है, 10 व्यक्ति आपस में गाली बकते हैं, ठीक है। हम मान के चलो उसी में से जब तक वो वहाँ था गाली बकता था तो कोई उसे बुरे व्यक्ति की तरह ट्रीट नहीं करता था, ठीक है। लोग सोचता था सामान्य है, नॉर्मल है, कॉमन है। अब उसी में से एक व्यक्ति, 10 में से एक व्यक्ति एक ऐसी सोसाइटी में चला गया जहाँ कोई गाली नहीं बकता। अब उसने उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में वहाँ पे शब्द बोले, तो व्यक्तियों ने उसको निर्धारित करते कि बुरा है। अतः एक बुरा तो व्यक्तित्व तय होता है कि स्थितियों के अनुसार बुरा और अच्छा तय होता है। यहाँ पूरी सामाजिक प्रणालियाँ तय करती है। मतलब कहने वाली बात क्या है, आप एक इंसान को मार रहे हो, आप एक क्या बोलते हैं गंद इंसान हो, आपने एक मानव को मारा है, आप क्या बोलते हैं अधर्मी हो, पापी। आपने एक जीव को मारा, अधर्मी हो, पापी हो। वहीं जंगलों में चले जाओ जहाँ पे क्या बोलते हैं आदि मानव रहते हैं, वहाँ मानव को मारना सामान्य है, वहाँ आप पापी नहीं हो, वहाँ आप एक योद्धा बन जाओगे। तो पहली दुनिया तो ये हो गई कर्मों अनुसार, जहाँ आपको कहा जाता है कि अगर आप मांस काट रहे हो तो आप बुरे नहीं हो। पर अगर आप एक ऐसी जगह सोसाइटी में चले गए जहाँ शाकाहारी है तो वहाँ आपको बुरा कह दिया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। ये सामाजिक है, समाज आपको जिस चीज़ से देखेगा कि अच्छा बुरा, ठीक है। तो ये धर्म है, ये है बाहरी धर्म, एक होता है आंतरिक धर्म। अब आएगा आंतरिक धर्म। आंतरिक धर्म में क्या है, आंतरिक धर्म में बुरा व्यक्ति कौन कहलाएगा, बुरा व्यक्ति वो कहलाएगा जो समाज के चीज़ों से अलग चल रहा है, जो रियलिटी जान रहा है, जो हकीकत जान रहा है, जो इन चालों को समझ रहा है। अतः बैड कैरेक्टर ऑफ एक्सट्रीम कैटेगरी
बहुत न्यूनतम पनपेगी, न्यूनतम। मैं यूँ नहीं कहता केवल मैं ही पनपूंगा, और भी पनपेगी, पर न्यूनतम पनपेगी। न्यूनतम का मतलब जो रियलिटी जान जाएगी, कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। ये व्यवहारिक व्यक्ति हो गए। व्यवहारिक का मतलब ये है कोई स्थिति मैटर नहीं करती, ये सिर्फ रूप को ज़्यादा महत्व देंगे, नियमों को ज़्यादा महत्व देंगे। नियमों को क्या करते हैं, कैसे नियम? मैं अगर अच्छा बोल रहा हूँ तो मुझे अच्छा बोलो। ये दूसरों की मानसिकता समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, दिव्य तत्वों को होंगे। तो एक बैड करेक्टर ऑफ दिव्य तत्व, एक बैड करेक्टर मानवीय। मानवीय जगहों के अनुसार प्रभावित हो जाएगा, जगहों के अनुसार बदल जाएगा, अच्छा बुरा ये सब चीज़ें समझते करेगी, पर वास्तविकता में नहीं मैटर करती। वास्तविकता में थिंकिंग तो, सोच तो, मन तो ये भी चीज़ें सोचता है, ये भी चीज़ें समझता है कि क्या बोलते हैं, बलात्कार कैसे करा जाए, गंद काम कैसे करा जाए, पर वास्तविकता कुछ नहीं कहती, क्योंकि वास्तविकता में ये सारी चीज़ें प्ले हो गई है। तो दो तरह के बैड करेक्टर हैं। मैं मान सकता हूँ कि मैंने थोड़ा बढ़िया नहीं समझाया अनसीक्वेंसल वाले बैड करेक्टर को, बट ये रियलिटी है। ये जगहों के हिसाब से मैटर नहीं करते, ये होता ही बुरा है। क्यों? क्योंकि बुरे नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ये मानसिकता है, प्रभाविकता है, अर्थात बुरी चीज़ें ज़्यादा होती है। बुरी का मतलब क्या है? एक अच्छा व्यक्ति जब बुरे में कन्वर्ट होता है तो वो बुरा ऐसा नहीं है कि वो बलात्कार करने लगे, वो नहीं, अब भी उसके अंदर इंटेंशन वही है, परंतु वो कर्म कर रहा अलग। वो शुरुआत से चालें अलग थी, तो एक समय के बाद उसे पूर्ण बदल दिया, तो वो बैड करेक्टर आ गया। नेचर में हर एक चीज़ बैड करेक्टर है। बैड का मतलब क्या है? जो चीज़ लिविंग नहीं है, जो चीज़ लिविंग नहीं है, जो चीज़ मानव नहीं है, जो चीज़ क्या बोलते हैं प्रभावित नहीं है, वो सब बैड करेक्टर। और बाकी सब गुड करेक्टर वास्तविक में अपने आप को बैड करेक्टर कहते रहते हैं। आपका गॉड एंड डेविल दोनों ही बैड करेक्टर है। बल्कि यूँ कहो कि गुड डेविल जो है गुड करेक्टर है, और बैड डेविल गॉड जो है बैड करेक्टर है। जिनको आप गॉड मानते हो उसको कदाचित महत्व नहीं रखता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, बल्कि जो डेविल मानते हो वो उसी की वो पर्सनैलिटी रूप है जो मानवीय रूप में आई है। मान लो एक ऊपर वाला है, ऊपर वाले को कोई महत्व नहीं रखता, आपकी आत्मा को कोई महत्व नहीं रखता, पर आपकी आत्मा ही एक रूप निर्धारित करती है, अहम का प्रतिबिंब, शिव का प्रतिबिंब। वो कहता है क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, वो है आपका। और आप उस डेविल को ही वो सच्चाई बताने चलता है, तो आप उसी को पापी, अहंकारी, डिस्ट्रॉयर और ज़िंदगी का खलनायक कहने लग जाते हो। पर रियलिटी में वो क्या समझा रहा है? वो यही तो समझा रहा है आपको। क्या ही समझा रहा है? यही तो समझा रहा है वो कि जैसा आप सोचते हो वैसा होता नहीं, पर माता चौथ खेल वही नचा रहा होता है, माया है वही नचा रहा होता है, क्योंकि गुरु नारायण है। और मैं कौन हूँ? मैं कौन? स्वयं हो रहे हूँ। अतः गुरु और शिष्य स्वयं मैं हूँ, मेरी ही पहचान गुरु और शिष्य। अर्थात अगर मैं मानसिक मन के रूप में हूँ तो मैं ही गुरु नारायण और स्वयं नारायण हूँ, अतः शिष्य नारायण। आई एम द गॉड फादर। गॉड एंड डेविल बात। डेविल कौन? जो गुरु है, और गॉड कौन? जो शिष्य है, या यूँ कह लो जो अधिकारी है। दिस इज नेचुरल लॉ ऑफ फैक्ट्स। Two types of bad character.